हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नॉवल स्टोरी पर। तो स्टार्ट करते हैं द डेविल मिसेस का नेक्स्ट एपिसोड। इधर सूरज, इन दिनों सूरज ने बहुत कोशिश की थी कि वो तान्या से बात करे, पर तान्या उनसे बात ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि तान्या का मन ही टूट गया है उनसे, मन ही भर गया, ऐसा वो बिहेव कर रही थी। और वो ज़्यादातर टाइम ऑफिस में ही बिताती थी क्योंकि यशी घर में रहती थी और यशी ने गायत्री जी को यशी घर ही ले आई थी। 2 दिन वो हॉस्पिटल में रही, उसके बाद वो अपने घर जाना चाह रही थी, पर यशी ने कहा कि वो ज़्यादा फैमिली के साथ रहेंगी तो वो ज़्यादा सेफ रहेंगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेंगी, माइंड फ्री रहेंगे। वो अकेले वो घर में क्या करेंगे, इसलिए वो उन्हें घर ले आई। और त्रिशम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्हें तो खुशी हो रही थी कि यशी उनका इतना ख्याल रखी, उनके मॉम का, और वो इतने अच्छे तरीके से उनसे बिहेव करी। उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए त्रिशम जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी मॉम घर आ गई। यशी ने त्रिशम और अपने रूम के बगल में ही उन्हें एक रूम दे दिया था और ज़्यादातर यशी का टाइम तो उनके साथ ही बीतता था। और त्रिशम को अब थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी कि वाई, उनकी वाइफ है ना, उन्हें टाइम देना, ये तो एक दूसरे में ही लगी हुई रहती है। उन्होंने देखा है तो सास बहू तो लड़ती रहती है और बीच में पति पिसता रहता है, पर बीच में पति पिस तो रहा है पर सास बहू लड़ नहीं रही है। ऐसी कौन सी अनोखी सास बहू जो हर वक्त हंसती रहती है, बात करती रहती है। अरे लड़ो भाई, अलग हो थोड़ा, ताकि पति को भी बीच में स्पेस मिले ना। उनकी मॉम उनसे प्यार कर रही है और ऊपर से दिन भर वो डांट सुनते रहते थे अपनी मॉम से। उनकी मॉम कभी इस बात के लिए उन्हें डांटती थी, कभी इस बात के लिए डांटती थी कि वो कभी यशी से अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। और गलती से अगर उन्होंने यशी थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात कर ली, बस उस पूरे दिन उनके कान की कोई खैर नहीं रहती थी। उनकी मॉम उनका कान इतनी ज़ोर से मरोड़ती थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी मॉम की पिछले जन्म की दुश्मनी है उनके कान से। और वो बोलते रह जाते थे छोड़ो छोड़ो, बगल में यशी हंसती रहती थी। और अभी वैसा ही हो रहा था। यशी मन ही मन उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। गायत्री जी कहती है, अच्छा मतलब अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम यशी से ऐसे बात करोगे, पत्नी हो, तुम्हारी नौकर नहीं है, समझे? सॉरी बोलो मॉम, पर मेरी क्या गलती है? अरे सही में उसने कॉफ़ी में नमक डाल दिया है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी प्यारी बहू ने कॉफ़ी में नमक डालकर तुम्हें दिया है? तुम्हारा ही मुंह नहीं है या फिर तुम्हारा मुंह ख़राब हो गया अच्छे से, और ये सारा कॉफ़ी फिनिश करो। अरे मॉम, मैं कैसे पीऊँगा नमक वाली कॉफ़ी? नमक वाली कॉफ़ी नहीं है, तुम्हारा मुंह ख़राब है, पियो। मैंने कहा ना पियो। मॉम मैं नहीं पी सकता, बस आप कुछ भी कर लीजिए। जबान भी लड़ाने लगे हो, इतने बड़े हो गए हो तुम कि हमसे ऐसे बात करोगे? हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी मॉम, अब कान तो छोड़िए। पूरी फैमिली ये मंजर देख रही थी कि अरे भाई, जब जिस इंसान से किसी की हिम्मत नहीं होती है बात करने की, वो इंसान ऐसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। और उनकी मॉम भी उन्हें ऐसे ट्रीट कर रही है कि जैसे वो किसी 8 या 9 साल के बच्चे को ट्रीट कर रही हो। तो शब, अरे मॉम छोड़िए ना, मेरा यहाँ एक औरा है, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, छोड़िए मॉम। अरे कौन क्या सोचेगा? ऐसा कौन है जो अपनी मॉम से मार नहीं खाता है? और ऐसी हरकतें करोगे तुम तो मार तो खाओगे। मैंने कहा ना पहले सॉरी बोलो तुम यशी से, तब का तुम्हारा कान छूटेगा। अच्छा सॉरी, यशी की तरफ देखकर बोलो, यशी मैडम सॉरी, क्या आप मुझे माफ़ करने का कष्ट करेंगी? और प्लीज़ क्या आप मॉम से कहेंगी कि वो मेरे कान छोड़ दे, कान मेरा लंबा हो रहा है यार। यशी भी थोड़ा सा मुस्कुराती है, कहती है मॉम छोड़ दीजिए, कान में दर्द हो रहा होगा। देख ये है बहू मेरी और तू ऐसे बिहेव करता है इससे? अरे मैंने कब बिहेव किया? मैं तो खुद ही इससे इतना प्यार करता हूँ। हाय हाय, कितना बेशरम हो गया, खुलेआम कह रहा है। अरे अभी मैं कहता कि मैं इससे नफ़रत करता हूँ या फिर मैं इससे पसंद नहीं करता तो भी आप मुझे मारती है, और जब मैं कह रहा हूँ कि मैं इससे प्यार करता तो भी आप मुझे मार ही रही हैं। तो गलती तेरी है सारी। अच्छा बाबा, मैंने मान लिया मेरी गलती है, हर चीज़ में मेरी गलती रहती है, अब काम तो छोड़ दो। अच्छा जा ऑफिस जा। नहीं मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा तो ऑफिस? जाओ काम करो जाकर। अरे जब आप मतलब आपको क्या है, आपको बहू मिल गई तो बेटे का कोई मोल नहीं। ये मत भूलिए कि ये बहू भी मेरे बदौलत ही आपके पास आई है, वरना समझे आप? अरे हाय हाय, कैसे ज़बान लड़ा रहा है। मॉम मुझे ऑफिस नहीं जाना आज। क्यों? पहले मैं बोलता था कि मुझे ऑफिस जाना है या फिर मुझे काम करना, तो आप कहती थी कि मैं कितना काम करता हूँ, उनके साथ आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। अब जब मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ तब आप ऐसे मुझे भगा रही हैं। ओह मेरे सामने ना ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, समझा? मुझे पता है तुझे किसके साथ तुझे टाइम स्पेंड करना है, और ये भूली जा कि अब जैसे तेरे पास जाएगी
इतने बुरी तरीके से तो उसे डांट रहा था। अरे मामा डांट कब रहा था, वो तो हम बात कर रहे थे। आपको पता है ये आपकी शैतान बहू क्या कर आई है रूम में? क्या किया इसने, क्या किया? अब मेरी बहू को खबरदार जो शैतान कहा। अब यशी तो अपने जीभ को दांतों तले काट लेती है कि ओनो, अब अगर त्रिशम ने बता दिया उसकी कारस्तानी के जो वो कारस्तानी कर आई थी, तो उसकी तो सारी इमेज ही ख़राब हो जानी है अपनी सासू माम के सामने। माम देखो 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 कितना झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया ऐसा। मैंने इनके शैम्पू की बोतल में कंडेंस मिल्क नहीं मिलाया। त्रिशम देखो चोर पकड़ा गया ना। मैंने कब कहा कि मेरे शैम्पू के बोतल में कंडेंस मिल्क डाला हुआ था? ओ तू ही पहले से डांटा होगा, वो ऐसे हरकत कर ही नहीं सकती। अरे अब गलती भी इसने की और आप डांट भी मुझे रहे हो, तो गलती हमेशा लड़कों की होती है। अच्छा मेरी माँ, मैं समझ गया, मैं जाता हूँ ऑफिस, वरना आप आज मुझे छोड़ने वाली नहीं है। वो यशी की तरफ देख कर कहता है रुको तुम्हें तो मैं ऑफिस से आकर बताता हूँ। यशी देखा माँ कैसे बात कर रहे हैं आप ये मुझसे। देखो कह रहे हैं कि ऑफिस आकर बताएंगे मतलब मारेंगे क्या ये मुझे? तो अरे मैंने कब कहा कि मैं हाथ उठाऊंगा? मैंने कब हाथ उठाया तुम्हारे ऊपर? मैंने आज तक हाथ उठाया तुम्हारे ऊपर? तुम मतलब हाथ उठाया नहीं तो उठाओगे क्या? देखो माँ ये बहुत बुरे, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे नहीं जाना इनके पास। मैं कहती हूँ अब से मैं रात को भी आपके साथ रहूँगी। तो मन सोचती कि उन्हें अब यहाँ से निकल जाना है चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि जैसे धीरे धीरे और डिमांड करते करते उनसे अलग होने की ही डिमांड कर दें। इतना सोचते ही तिशम कहते अच्छा मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आप लोग रहिए, सास बहू लड़िए। ओ तिशम की मॉम कहती हैं तुम्हें ना जलन हो रही है, समझे? मतलब हमारी बॉन्डिंग तुम्हें देखी नहीं जा रही है। अगर नज़र लगाया हमारी जोड़ी को फिर देखना, मैं घर नहीं घुसने दूँगी तुम्हें। वैसे तो तिशम ऐसा नहीं, तिशम को सही में गुस्सा आ रहा था, वो ये सब एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही लाइफ तो चाहते थे वो अपनी मॉम के साथ। वो हमेशा हंसमुख मिजाज की रहे, हमेशा बोले खेले, और आज जैसा हो भी रहा था। वरना तो कितने सालों से उन्होंने अपनी मॉम के चेहरे पर असली खुशी नहीं देखी थी। हमेशा वो तिशम को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल डाल कर रखती थी, पर वो भी नकली रहती थी। तिशम को पता रहता था कि उनकी मॉम ऐसा किस लिए कर रही है उनके सामने, ताकि वो अच्छा तरीके से रहे। तिशम को ऐसा ना लगे कि वो अपनी मॉम को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो जानती थी कि तिशम बहुत मेहनत करते हैं और उनके पास सही में जेन्युइनली टाइम नहीं रहता है, इसलिए वो उनके पास नहीं आते हैं। और जब एक दिन वो साल में या 2 साल में या कुछ महीने में आते हैं उनके साथ, और अगर उस दिन भी वो बुरे बिहेवियर के साथ रहेंगे तो तिशम को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था और अपने चेहरे उन्होंने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया था कि वो बहुत खुश हैं। वो हमेशा ये अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लेकर रखती थी, और तिशम ये बखूबी समझते थे कि ये स्माइल जेन्युइन नहीं है, वो उन्हें दिखाने के लिए सिर्फ स्माइल करती थी। ये स्माइल बस उन्हें दिखाने के लिए कि वो खुश हैं। तिशम को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए वो खुश रहती थी। पर वो जानते थे कि उनको मन ही मन कितना घुटती है, अकेले इतनी तकलीफ़ है उनके अंदर। पर वो क्या करते, वो चाह कर भी वो सारी तकलीफ़ें दूर नहीं कर पा रहे थे उनकी। पर आज उन्हें अपनी मॉम के साथ यशी को देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई थी। वो समझ गए थे कि यशी उन्हें संभाल लेगी, यशी उनकी फैमिली को भी संभाल लेगी, वो उनकी मॉम की बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगी। इन 2 दिनों में उन्होंने देखा था बहुत अच्छे तरीके से कि यशी कितने अच्छे तरीके से उनसे बात करती थी। ऐसा तो लग रहा था कि गायत्री जी को कोई बीमारी है ही नहीं, गायत्री जी बिल्कुल फिट हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है। इन 2 दिनों में उन्होंने देख लिया था, और रिपोर्ट्स में भी उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। और उन्होंने पहली बार महसूस किया था कि उनकी मॉम भी एक लड़की है। एक औरत को चाहिए होता है कोई और औरत जिनके साथ वो कंफर्टेबली बात कर सके, अपनी सारे दुख सुख शेयर कर सके, इसलिए औरतें इतना बोलती हैं। अगर औरत चुप हो जाए तो अंदर ही अंदर वो चुप्पी उन्हें खाने लगती है, वो चुप्पी अंदर ही अंदर उन्हें खोखला करने लगती है। इसलिए जब औरत बोलती रहती है तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस बोलने के सहारे ही वो अपनी दिल की सारी भड़ा सारे दुख तकलीफ बोल के ही वो निकाल देती हैं। यहाँ पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई थी। यहाँ जब हॉल में सब खुश थे, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो कोई और भी था जो कि खोया हुआ था कहीं।
सूरज को जब पता चला था अपनी मॉम डैड की असलियत के बारे में, तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अगला सांस नहीं ले पाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या वो ऐसे इंसान के बेटे हैं जिन्होंने कितनी सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, जिन्होंने अपने चाचा चाची को इतनी बेरहमी से मारा है। उनके दादाजी की तबीयत इन दोनों की वजह से ख़राब हुई है, तभी उन्हें अपने आप से नफ़रत हो रही थी और उन्हें पता चला कि ये सब उनके वजह से हो रहा था। ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करना चाह रहे थे वो। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो गलतियाँ उनकी मॉम डैड ने की है वो सारी वो सुधारेंगे। उसी दिन उन्होंने अपने नाम जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ यशी के नाम कर दी थी, पर वो सोच नहीं पा रहे थे। उन्होंने सबसे माफ़ी तो मांग ली थी, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो तान्या से कैसे माफ़ी मांगे। उन्होंने 1-2 बार कोशिश भी की थी तान्या से बात करने की, पर तान्या उन्हें इग्नोर कर देती थी। ज़्यादातर तो वो घर में रहती ही नहीं थी, क्योंकि यशी घर में रहती थी। इसके वजह से ये सारी कंपनी की ज़िम्मेदारी, सारे मीटिंग्स की ज़िम्मेदारी तान्या के ऊपर आ गई थी, क्योंकि वो यशी की असिस्टेंट थी, जिसकी वजह से उसे सारी चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ रहा था। वो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, और वो इसलिए भी बिज़ी हो गई थी ताकि उसे कोई तकलीफ़ महसूस ही ना हो। वो अपने आप को बिज़ी रखना चाह रही थी ताकि उसे सूरज की दी हुई कोई भी ज़्यादती याद ही ना आए, पर ऐसा नहीं था। उसे हर पल हर सेकंड सूरज की सारी बातें याद आती थी। मतलब क्या सूरज के लिए इतना आसान है? इतना सब किया उन्होंने, इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगाए उसके ऊपर, और अब सॉरी बोलकर क्या सब ठीक हो जाएगा? उन्होंने तान्या का इतना स्पेशल मोमेंट बर्बाद कर दिया। उन्होंने तान्या की पूरी शादी बर्बाद कर दी। अब क्या एक सॉरी बोलने से वो सारे मोमेंट्स आ सकते हैं वापस? क्या वो दोबारा से पिक्चर्स खिंचा सकती है? क्या वो दोबारा से मंडप में बैठ सकती है? क्या वो दोबारा से तैयार हो सकती है? ये सारी चीज़ें सूरज ने बर्बाद कर दी। और तान्या को पिक्चर्स का बहुत शौक़ था। उन्होंने तो स्पेशली लंदन से स्पेशल फ़ोटो मैन मंगाए थे ताकि उनकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आए, पर सूरज की वजह से सब स्पॉइल हो गया। उनकी कोई पिक्चर अच्छी नहीं आई थी, यहाँ तक कि उनकी किसी भी इवेंट्स की कोई भी पिक्चर्स नहीं थी। या तो वो थी नहीं पिक्चर्स पर, थी तो बहुत ही गैर दिमागी से थी, जिनकी वजह से उनकी पिक्चर्स ही सही नहीं आई थी। और उन्हें ये देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि उनकी पिक्चर्स कितनी बुरी आई हैं। तो जब हम ऑफिस के लिए जा ही रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर कॉल आता है किसी का। वो कॉल अटेंड करते हैं, वो उनकी किसी आदमी का था। वो जल्दी से मोक्ष को कॉल करते हैं और मोक्ष को लेकर वो उसी बेसमेंट एरिया में जाते हैं जहाँ उन्होंने अपने दुश्मनों को और या फिर अभी अपने राइवल्स को मारते थे। वहाँ पर उन्होंने 3 लोगों को कैद कर रखा था, रमन जी के बड़े भाई अंकुर जी, यामिनी और अपने पिता को। उन्हें पता चला था कि तीनों में से किसी आदमी ने अपने आप को शूट करके जान से मार लिया है। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता कोई। उनके हाथों में जो इंसान आया है वो उनके हाथों से ही मरना चाहिए। उन्होंने क्या क्या सोच रखा था वो किस बेरहमी से उन्हें मारेंगे, और उन्होंने अपने आप को खुद ही शूट कर लिया। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। वो जल्दी से वहाँ पर जाते तो उन्हें पता चलता है कि अरविंद जी ने अपने आप को शूट कर लिया है। वो उनकी लाश को देखते हैं और उनके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है। मतलब कि क्या ये इंसान मुझसे इतना डरता था कि इसने मेरे हाथों से मरने से अच्छा अपने आप को जान से मारना सही समझा। ठीक है, ऐसे इंसान को मर ही जाना चाहिए। वो कहते हैं दफनाओ इन्हें, और वो जाकर देखते हैं दूसरों की हालत, बाकी यामिनी जी की हालत। वो यामिनी जी को देखते हैं तो देखते हैं कि उनकी जीभ उन्होंने ही कटवाई थी, क्योंकि उन्हें पता था सब कुछ कि जो सूरज और तान्या के बीच उन्होंने जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, उन्हें पता था सब कुछ, पर वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो दोनों खुद अपने रिश्ते को समझे, वो दोनों खुद एक दूसरे को अपने दिल से, मन से, तन से, हर चीज़ से अपनाएं, ताकि दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और वो दोनों खुद अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है उसके बाद रिश्ता खुद ब खुद बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उन्होंने एक मौका दिया था यामिनी जी को कि वो अपने आप को बचा सकती है, वो अपने बेटे की शादी में अच्छे तरीके से शामिल हो सकती है। वो शामिल तो हुई, पर उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की। इसकी वजह से दशम जी तो उन्हें नहीं बख्श सकते थे। इसलिए उसी रात उन्होंने यामिनी जी को अपने आदमियों से उठवा लिया और यहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया उन्हें, और यहाँ तक कि उन्होंने उनकी जीभ भी कटवा दी। और लायक ही थी ये औरत जीभ कटने के,
क्योंकि ये इतना कड़वा बोलती थी, सबकी ज़िंदगी में जहर घोलती रहती थी। और इधर अंकुर जी की तो हालत ही नहीं थी कि वो खड़े हो सके, क्योंकि उनके दोनों पैर भी कटे हुए थे, दोनों हाथ भी कटे हुए थे। अगर इस इंसान ने इतनी घटिया हरकत की है, इस इंसान की वजह से उनकी वाइफ को इतनी तकलीफ़ हुई है, इस इंसान को ज़िंदा कैसे छोड़ सकते थे। वो अपने गार्ड्स को कहता है कि इन तीनों को जला दो। वो गार्ड सोचते हैं क्या ये दोनों तो ज़िंदा है, इन्हीं कैसे जला सकते हैं। यामिनी जी तो तुरंत छटपटाने लगती है। वो मतलब वो बोलना चाह रही थी कि नहीं मुझे जलाओ मत, जलाओ मत, पर वो बोल कैसे सकती थी क्योंकि उनका जीभ तो कटा हुआ था। फिर वो बहुत कोशिश करती है, पर त्रिशम बिना उनकी तरफ देखे वहाँ से निकलते रह जाते हैं। अब तो मोक्ष को भी डर लगने लगा था। वो जानते थे कि त्रिशम इतना ख़तरनाक है, पर क्या वो इतने ख़तरनाक है कि 2 इंसान को ज़िंदा जला दे। ओह माय गॉड। उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें भी अब त्रिशम से थोड़ा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि त्रिशम जी है तो बहुत ख़तरनाक और उनके साथ भी वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें ज़्यादा त्रिशम जी के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। त्रिशम आकर कार में बैठते और कहते हैं मोक्षु, तो रिया मानी? कहाँ यार, मान ही नहीं रही है तो वो तो मना ले, कब तक वेट करेगा। ऐसा ना हो कि कोई और उसे उठा कर ले जाए। ए बकवास मत कर, वो सिर्फ मेरी और मेरी ही रहेगी, समझा? हाँ, बस ऐसा ना हो कि अक्षय की हो जाए। क्या? त्रिशम तो वहीं पर मोक्ष को कंफ्यूज छोड़कर निकल जाते हैं, और मोक्ष कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि ये अक्षय कौन है। वो जल्दी से अपने लिए कार मंगवाते हैं और रिया के कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। वो कुछ जाकर देखते हैं रिया कॉलेज से निकल रही थी। एक पल के लिए तो रिया को देखकर उनके चेहरे पर प्यारी स्माइल आई थी, पर रिया के साथ उन लड़कों को देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। रिया थी, उनके साथ 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, और यहाँ तक कि एक लड़के ने रिया के कंधे पर हाथ भी रखा हुआ था। अरे ऐसा कैसे कर सकता है ये लड़का? कहाँ उन्होंने अपनी होने वाली वाइफ के दर्जे से रिया को 21 कर दिया। तो रिया इतना गुस्सा हो गई, उनसे बात नहीं कर रही है। माना उन्होंने गलत किया था, पर ये लड़का भी तो गलत कर रहा है। ये लड़का रिया की मर्ज़ी के बिना उसके कंधे पर हाथ कैसे रखा है? इसकी हिम्मत हुई कैसे? उनका मन तो कर रहा था कि अभी उस लड़के का हाथ शरीर से अलग कर दे, पर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी मासूम से होने वाली वाइफ डर जो जाएगी। पहले से ही वो उनसे इतना गुस्से में है, और उसके ऊपर मज़ीद उन्होंने ये हरकत की, तो ऐसा ना हो कि वो उनसे इतनी दूर हो जाए कि उनके पास ही ना आए कभी और डर ना जाए। वो सब कुछ कर सकते थे, पर वो रिया को डरा नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रिया एक बहुत ही मासूम बच्ची है। पर वो करते क्या, ये लड़की जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिलाती थी, और ऐसे गुस्सा दिलाते थे कि उनका मन करता था कि वो पता नहीं क्या ही कर दे इस लड़की के साथ, पर वो कुछ कर तो नहीं सकते थे। वो प्यार तो इतना करते थे रिया से। वो सोच ही रहे थे कि रिया की जगह कोई और लड़की होती तो पता नहीं अभी वो क्या कर्ज गुजरते उस लड़की के साथ। पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को कंपोज करते हैं, और रिया अचानक से रिया के सामने अपनी कार रोकते हैं और रिया को पकड़कर पैसेंजर सीट पर बैठाकर गेट बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार बढ़ा देता आगे। रिया को तो समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। 1 सेकेंड, मतलब किसी इंसान ने उसे उठाकर अपने कार में बैठा लिया और वो कार स्टार्ट भी कर दिया, और उसने कुछ बोला तक नहीं। वो तो अभी तक शॉक में ही थी और अपना मुंह और आँख खोलकर त्रिशा को देख रही, मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष रिया की तरफ देखते हैं और उसके मुंह को ऊपर कर देते हैं। मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। रिया तब होश में थी। 1 सेकेंड, आप ये क्या कर रहे हैं? उतारिए मुझे घर जाना है। तो ठीक है, चली जाना घर, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तो छोड़ दूँगा। मैं गुस्सा हूँ आपसे। हाँ तो मान जाओ, इतने दिनों से गुस्सा हो, कब तक गुस्सा रहोगी? अब तो सबकी लाइफ ठीक हो रही है यार, पैचअप हो रही है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? आपको पता है आपने क्या हरकत की, क्या की मैंने? आपने बिना मर्जी के मेरे साथ क्या किया मैंने? अब रिया का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, क्योंकि वो अपने मुंह से तो नहीं कह सकती थी कि आपने मुझे किस किया है, वो भी ज़बरदस्ती, वो भी इतने देर तक। अब इतने भी बेशर्म नहीं थी कि वो अपने मुँह से ये बात बोले। वो कहती कुछ नहीं, भाड़ में चाहिए आप। त्रिशम के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि रिया जितना दिखा रही है वो उतना गुस्सा नहीं है उनसे, क्योंकि अगर वो गुस्सा होती तो अभी तक वो कार से उतर चुकी होती, पर अभी तक वो बैठी है उनके साथ। ये इस बात का सबूत है कि रिया ने कहीं ना कहीं अपने मन से उन्हें माफ़ कर दिया है, पर वो चाहती है कि वो दोबारा माफ़ी मांगे। त्रिशम का दिया हुआ आइडिया मोक्ष को याद आता है। त्रिशम कहते हैं अच्छा तो लंच पे चलते हैं। रिया नहीं, मुझे घर जाना है। आपने कहा था कि आप मुझे घर छोड़ोगे, इसलिए मैं आपके साथ बैठी हूँ। 1 सेकेंड, तुम बैठी तो नहीं, मैं बैठाया हूँ तुम्हें।
अरे हाँ हाँ, जो भी क्या है, मुझे घर जाना है। रिया सुनो ना। गेट से बाहर देखने लगती है। वो पूरा का पूरा इग्नोर कर रही थी मोक्ष को। मोक्ष को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ दाल गुस्से से, प्रेशर से नहीं गलने वाली। उन्हें प्यार से ही बात करना होगा रिया से। रिया, तुम्हें नहीं लगता कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए? एज तो हो गई है मेरी। हाँ, बड़े तो हो ही गए हो आप, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। रिया भी जानबूझकर उन्हें छेड़ रही थी। एक सेकंड, बुढ़ा तो नहीं हुआ हूँ मैं। अरे 28 के हो चुके हो, अब क्या 35 के हो गए तब बुढ़े हो गए आप? अभी से एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। शादी होने दो, तब मैं बताता हूँ तुम्हें कि मेरे अंदर कितना स्टेमिना है। रिया को समझ में आ जाता है मोक्ष कहने का मतलब। वो अपना चेहरा बाहर निकाल कर थोड़ा थोड़ा स्माइल करने लगती है। मान तो गई थी और उसके दिल से ये मोक्ष का गुस्सा शांत हो गया था, पर वो हर्ट तो हुई थी भाई, क्योंकि ऐसा कोई लड़का करेगा किसी लड़के के साथ तो वो गुस्सा तो करेगी ही ना, जबकि वो उस इंसान के ऊपर कितना भरोसा करती है। वो जान रही थी कि उसकी गलती है। उसने उसे बाद में रियलाइज़ हुआ था कि उसकी क्या गलती है, कि वो उसको किस बात से गुस्सा आया था कि वो उस लड़के के साथ रह रही थी, पर अभी भी तो वही कर रही थी। वो अपना सर घुमाकर मोक्ष की तरफ देखती है। मोक्ष अभी भी ड्राइव करने में लगे हुए थे। रिया कुछ नहीं कहती है और दोनों एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं। रिया भी कुछ नहीं कहती है और वो दोनों बैठकर बहुत अच्छे तरीके से लंच करते हैं और मोक्ष रिया को उसके घर छोड़ देते हैं। पर गेट से अंदर जाने से पहले रिया मोक्ष की तरफ घूमकर एक प्यारी से स्माइल पास करती है और स्माइल के साथ साथ वो एक प्यारी सी फ्लाइंग किस भी मोक्ष को पास करती है। मोक्ष तो ये देखकर उनका चेहरा लाल हो जाता है कि ओह माय गॉड, ये लड़की खुलेआम ऐसी हरकतें कर रही है। ओहो, उन्हें थोड़ी खुशी भी होती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उन्हें समझ में आ गया था कि रिया मान तो गई है। अब उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मनाने में रिया को। और इधर सूरज, अब उनका बहुत हो गया था, क्योंकि वो थक गए थे ये सोच कर कि वो कैसे माफ़ी मांगे। वो कुछ बहुत थक गए थे, क्योंकि अब उन्होंने सिगरेट पीना भी स्टार्ट कर दिया था, स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, ड्रिंकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, ताकि वो अपने आप को हार्म कर सके। और ये सारी हरकतें तान्या देखती तो थी, पर उन्हें इग्नोर कर देती थी। वो जानती थी कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि रिया उनके ऊपर ध्यान दें। अभी भी सूरज यही कर रहे थे। रात का टाइम था और वो बार में ड्रिंक कर रहे थे। किसी गार्ड का कॉल आता है तान्या को। तान्या कॉल अटेंड करती है। वो देखती किसी गार्ड का है, वो अटेंड करती है। हाँ बोलो मैम। वो सर, कौन सर? वो मैम आपके हस्बैंड वो है ना सर। तान्या को समझ में आ जाता है कि ये बात किसके बारे में हो रही है। तान्या, हाँ बको। वो एक बार पर ड्रिंक कर रहे हैं और यहाँ पर वो बेहोश हो गए हैं और उनके पास कोई पैसे भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ गार्ड से जो उन्हें उठाकर ले जा रहे, शायद वो उन्हें मारने वाले हैं। रिया, क्या? वो बाहर में क्या कर रहा है? और गॉड, ये लड़का भी हाँ एक छोटा बच्चा है, थोड़ा सा बात ना करो तो पता नहीं क्या ही कर लेगा ये। इतना क्या कर रिया अपने कार से निकल जाती है। उसने 2 घंटे की ड्राइव सिर्फ 45 मिनट में कंप्लीट की थी। अब सोचिए उसने ड्राइव कैसे की होगी। वो जल्दी से बार के अंदर जाती है। वो देखती है कि एक आदमी ज़मीन पर फ्लोर पर लेटा हुआ है, उसके अगल बगल 2-3 गार्ड्स खड़े हुए हैं। वो उस इंसान के पास जाती है। वो कहती है कितना खर्चा किया इसने? वो इंसान कहता है, अरे मैडम जी तन्ने की, उस इंसान ने जितना भी खर्चा किया हो पैसे तो हम इसी से लेंगे भाई। तान्या, बकवास बंद करो और बताओ कितना खर्चा किया है। सारे डर जाते हैं तान्या की आवाज़ से, क्योंकि माना तान्या उतना गुस्सा नहीं करती थी, पर वो रहती तो यशी के साथ थी और उसके अंदर भी यशी का कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा अंश आ ही गया था। उसके साथ रह कर लोगों को धमकी देना, डराना। मैडम जी 2000 लो, पकड़ो अपने पैसे। इतना कहकर तान्या सूरज को उठाने की कोशिश करती है, पर वो उठा नहीं पाती और एक गार्ड की हेल्प लेती है और उसे अपने कार में बिठाकर निकल जाती है मैंशन की तरफ। फिर रात के 1 बज रहे थे, जिसके वजह से हॉल पूरा खाली था और मैंशन में सारे लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। तान्या धीरे से सूरज को अपने कंधे पे टिकाती है और धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और तभी अपने रूम से त्रिशम जी निकलते हैं, क्योंकि उन्हें नींद तो आ नहीं रही थी। अरे भाई, उनकी वाइफ तो उनके साथ नहीं थी। उन्हें आदत तो हो गई थी अपनी वाइफ को कडल करके सोने की, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब वो निकलते हैं तो वो देखते हैं सूरज को ऐसे हालत में। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है सूरज के ऊपर कि वो इंसान एक तो अपनी वाइफ को मनाने की जगह अपनी हेल्थ बिगाड़ रहा है, शराब और नशे कर रहा है।
ये भी इंसान हद है। वो जाता है तान्या के पास, बोलती है क्या वैसे तान्या, वो जीजू, तान्या बताओ क्या किया इसने। वो इन्होंने ड्रिंक कर लिया था और एक बार पर पड़े हुए थे। ओके, इससे बात तो मैं कल करता हूँ। इतना कहकर वो कहते हैं तान्या को तुम छोड़ो, मैं ले जाता हूँ रूम तक। नहीं नहीं जीजू मैं ले जाऊँगी। तान्या मैं ले जा रहा हूँ ना। वो सूरज को अपने कंधे पर टिकाते हैं और उसके रूम में लेकर बेड पर सुला देते हैं। सूरज कहते हैं तान्या को इसे ये उठे तब इसे लेमन वाटर दे देना ताकि इसका नशा फटे, और इसे बताना कि ये सुबह स्टडी रूम में है, मैं बात करता हूँ उससे। कुछ दिनों तक इससे थोड़ा बात नहीं की तो क्या पता नहीं क्या हालत कर दिया इसने अपनी। इतना कहकर त्रिशम अपने रूम से इस तान्या के रूम से बाहर निकल जाते हैं। तान्या बेड के पास जाती है और सूरज को गौर से देखने लगती है। कितना मासूम इंसान है ये। वो जानती थी कि सूरज की कोई गलती नहीं है। सूरज की बस इतनी ही गलती है कि उन्होंने तान्या के ऊपर भरोसा नहीं किया। उन्होंने उस लड़की के ऊपर भरोसा नहीं किया जिससे वो प्यार करने का दावा करते थे। और तान्या बहुत हट हुई थी, पहले से ही वो मान नहीं रही थी। वो जान रही थी कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी और उसने इसके लिए अपने आप को तैयार करके रखा था। पर वो ये नहीं जानते थे कि सूरज उसके साथ इतना रूड हो सकता है। उसे बहुत हर्ट किया था सूरज के बिहेवियर ने। वो चाह कर भी वो बिहेवियर भूल नहीं पा रही थी। उसे भी अच्छा नहीं लगता था कि वो सूरज को ऐसी हालत में देखे, पर वो क्या करती, सूरज की हरकतें ही ऐसी थी। प्यार से सूरज के पास जाती है और उसके सर पे हाथ फेरती है, उसके जूता उतारती है, उसके मोजे उतारती है, उसके कंबल उठाकर लिटाने लगती है। तभी सूरज की आंखें खुल जाती है। सूरज तान्या को देखते हैं और अपनी आंखें मूंद लेते हैं और तान्या को अपने करीब कर उसे गले लगा लेते हैं। तान्या की तो धड़कनें रुक गई थी कि क्या ये सूरज ने इंटेंशनली किया है, क्या वो होश में आ गया है। वो होश में आ जाएंगे तो वो क्या बोलेगी सूरज से, वो क्या बात करेगी सूरज से। वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। सूरज तान्या को गले लगा कर कहते हैं माफ़ कर दो ना मुझे, तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम ही बताओ तो, जब किसी को पता चलेगा कि वो कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है और वो उस इंसान ने उससे इतना बड़ा झूठ बोल रखा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी तान्या। तान्या की आंखों में भी आंसू थे क्योंकि वो समझ रही थी कि सूरज की हालत। वो जानती थी कि सूरज ने जानबूझकर ये नहीं किया, पर किया तो है ना। वो सूरज से कहती है अच्छा मैंने माफ़ किया आपको, आप शांत हो जाइए ना। सूरज अच्छा सही में तुमने माफ़ किया। वो अपनी आंखें खोलते हैं और तान्या को ज़ोर से किस कर लेते हैं। तान्या को समझ में नहीं आता कि एक सेकंड, सूरज ने ये क्या किया। मतलब माफ़ी मांगने के बहाने उन्होंने उससे बिना पूछे किस कर लिया। वो तो पहले तो सूरज को अपने आप से दूर करती है और उनके लिए पानी बनाने के लिए चली जाती है। और जब इधर त्रिशम साहब अपनी मॉम के रूम के बाहर चक्कर काट रहे थे, वो करते भी क्या, उन्हें नींद जो नहीं आ रही थी अपनी वाइफ के बिना। और उनकी वाइफ भी कितनी बुरी है, कल थोड़ा सा रोमांस करने को क्या कहा उन्होंने, उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर आज दूसरे रूम में ही शिफ्ट हो गई। बड़ी चालाक है उनकी वाइफ। वो वेट कर रहे थे कि यशी बाहर तो निकलेगी क्योंकि यशी को रात को प्यास लगती है और उन्होंने जानबूझकर यशी मॉम के रूम का पानी निकलवाया था ताकि यशी को प्यास लगे और वो पानी पीने के लिए बाहर निकले। और ऐसा ही होता है। यशी गेट खोलती है, वो देख और आगे उसे एक सेकंड के लिए लगता है यहाँ कोई है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और जग लेकर किचन की तरफ जाने लगती है। वो किचन की तरफ जा ही रही थी तभी अचानक से कोई एक रूम से निकलता है और उसे अपने आप साथ अंदर ले जाता है और गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होने के बाद पता चलता है ये तो उसका रूम है और उसे खींचने वाला कोई और नहीं, उसके हस्बैंड ही है। त्रिशम को देखकर यशी थोड़ी सी सड़पटा जाती है क्योंकि उसे तो पता तो था कि त्रिशम के साथ उसने क्या हरकत की है। त्रिशम अब कहाँ जाओगी तुम, सुबह तो बहुत बोल रही थी कि माँ बचा लेगी मुझे, माँ बचा लेगी, अब बुलाओ माँ को। यशी देखिए आप बुरा कर रहे हैं आप मेरे साथ, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे बिना मर्ज़ी के कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। क्यों नहीं कर सकता, तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ हो, मेरा बहुत हक है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा भी हक है तुम मेरे ऊपर। यशी क्या क्यों कर रही हो यार ऐसा। यशी भी उनके गर्दन में प्यार से हाथ डालकर कहती है क्योंकि मुझे मज़ा आता है आपको परेशान करने में, आपको छेड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तुम ना बहुत जालिम हो, आई नो दैट कि मैं बहुत जालिम हूँ, आपसे ही सीखा ये सब कुछ। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं।